वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप के शेष भाग पर यानी पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप की पेटी और भूकंप से उठने वाली तरंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे होती है, 3 प्रकार की तरंगों का परिचालन होता है, जिसमें कहते हैं प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी और उसके बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं धरातलीय तरंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि भूकंप अगर आता है तो भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है। तो भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को किसने दिया था? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देखें तो वेगनर महोदय के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया। इसके बाद क्रस्ट है, मेंटल है और उसके बाद कोर है, यानी सबसे आंतरिक भाग जिसे हम कोर कहते हैं और सबसे ऊपरी भाग जिसे क्रस्ट कहा जाता है। और इन दोनों के बीच मेंटल होता है और मेंटल हमेशा गति में होता है। और मेंटल के गति में होने के कारण ही ऊपरी जो प्लेटें हैं वह कभी नीचे की ओर दब जाया करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकना शुरू कर देता है। अब जरा देखेंगे कि जो 2 प्लेटें हैं, तो 2 प्लेट, अगर एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट ए है और दोनों साथ साथ अगर चल रही है, इससे हम क्या कहेंगे? तो इसको रूपांतरित गति कहा जाता है। लेकिन 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर अगर धक्का दे रही है, एक दूसरी की ओर गति कर रही हो, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको अभिसारी गति कहा जाता है। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे से दूर की ओर जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अपसारी गति। तो इससे भी सवाल आता रहता है। जैसे हम देख लें कि यहाँ पर मान लीजिए कि यह एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यहीं पर है, और ये दोनों प्लेट क्या है कि एक ही साथ समानांतर वह चल रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा रूपांतरित गति। इसको कहते हैं रूपांतरित गति। और लेकिन अगर 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर क्या कर रही हो कि गति कर रही हो, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इसको अभिसारी कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको अभिसारी कहेंगे। लेकिन कंडीशन एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये प्लेटें हैं, ठीक है, और एक और प्लेट यहां पर है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत अगर चल रही हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? तो इस अवस्था को हम कहते हैं अपसारी, यानी अपसारी गति इसमें होती है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सही लगे और नोट्स बनाने में भी काम आए, ठीक है। तो हम देख ली कि इसको रूपांतरित गति कहेंगे, इसको अभिसारी, और इसको क्या कहेंगे? इसको हम अपसारी कहेंगे, ठीक है। तो मिटा देते हैं और देखिएगा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आइए चलते हैं। अब जरा देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मैंने कहा कि मेंटल हमेशा गति में होता है, और पूरा का पूरा अगर देख लें कि जो हमारे पृथ्वी है और पृथ्वी की जो भूकंपीय क्षेत्र है, पेटी है, तो उस पेटी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं हम कि भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप से कितने प्रकार की तरंगे निकलती है? तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। पहला देखेंगे कि पी वेव। अगर ये चलेगी तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते हैं कि जहां भूकंप आएगी वहां सबसे पहले प्राइमरी तरंग आएगा, ठीक है, यानी पी वेव आएगा। और पी वेव के बाद अगर हम देखें कि कौन आएगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि एस वेव आएगा, यानी सेकेंडरी आएगा। और सबसे लास्ट में जो आता है वो कौन आता है? एल वेव आता है। यानी ये हमारा सिस्टम है पृथ्वी पर, जहां भूकंप आता है वहां पर तरंगे जो पहुंचती है, सबसे पहले पी पहुंचेगी यानी प्राइमरी पहुंचेगी, दूसरा सेकेंडरी पहुंचेगी, और तीसरा एल यानी जिसको हम कहते हैं धरातलीय तरंगे पहुंचेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक तरंग की चर्चा कर लें। तो देखिएगा कि जितनी भी तरंगे हैं वो चलेगी तो ऐसे ही वह चलना शुरू करती है, इस तरह से चलना शुरू करती है। यहां पर भी देखेंगे कि एस वेव जो चलेगी इस तरह से चलेगी, ऐसे चलना शुरू कर दिया। और एल वेव को देख लें थोड़ा सा, तो एल वेव कैसे चलेगा? तो एल वेव इस तरह से मान लीजिए कि ऐसे चलना शुरू कर दिया, ठीक है।
अब जरा देखिएगा कि यहां पर ये टी वेव चल रहा है, यहां पर कौन एस वेव चल रहा है और यहां पर कौन एल वेव चल रहा है। ठीक है, तो पी वेव जो होता है इसकी गति सर्वाधिक होती है, यानी पूछता है प्रश्न कि सर्वाधिक गति किस तरंग की होती है, तो सर्वाधिक गति किसकी होती है, तो पी वेव की होती है, प्राथमिक तरंग की होती है। और लेकिन नुकसान सबसे कम किससे होता है, तो इसी प्राथमिक तरंग से होती है। यह किस में चलेगा, तो सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। ये तीनों अवस्थाओं में चल सकता है। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो तीनों माध्यम में होकर चलती है, तो प्राथमिक तरंगे ऐसी है जो सॉलिड में भी चलेगा, लिक्विड में भी चलेगा और गैस में भी चलेगा। इसके बाद जब यह प्राथमिक तरंगे चलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वह कौन सा होता है, तो अनुदैर्घ्य की, यानी प्राथमिक तरंग एक ऐसी तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसका अनुदैर्घ्य तरंग के भांति होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके आयाम जो होंगे और तरंग दैर्घ्य होंगे, यानी प्राथमिक तरंग के आयाम और तरंग दैर्घ्य यह क्या होता है। प्राथमिक तरंग के आयाम और तरंग दैर्घ्य देखेंगे, प्राथमिक तरंग की आयाम और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और लेकिन आवृत्ति इसकी सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले आवृत्ति की बात करते हैं कि आवृत्ति जो बताया, तो आवृत्ति का मतलब क्या कि यहां एक बार गिरा, फिर यहां से उठा, यहां गिरा। ये जरा देखिएगा कि ये बारंबार हो रहा है, ये क्रियाएं बार बार हो रही है। ठीक है, यानी बार बार आवृत्ति, यानी कितनी बार हुआ ये आवृत्ति है। तो इन दोनों की अपेक्षा देखेंगे, एल की तरंगों की, एस के तरंगों की, उसके बाद अगर इन दोनों तरंगों की अपेक्षा इसको देखें कि यह बार बार क्रियाएं हो रही है। इसलिए यहां पर देखें कि आवृत्ति इन दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है, प्राथमिक तरंग की। ठीक है, लेकिन आयाम इसके क्या है, सबसे कम। तो आयाम का मतलब क्या कि आयाम का मतलब क्या कि यहां से ऊपर का उठ जाना क्या कहलाता है, आयाम। यानी यहां से ऊपर का उठना और नीचे गिरना, यही आयाम है। ठीक है, जिसको ऊंचाई भी कह लें तो सही है, यानी ऊंचाई, यहां से ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये आयाम है। यहां से ऊपर उठना और नीचे की ओर गिरना, ये क्या है, आयाम है। तो जरा देखिएगा कि इसके आयाम में और इसके आयाम में और इसके आयाम में फर्क है। मतलब इन दोनों तरंगों की अपेक्षा प्राथमिक तरंगों की जो आयाम है वह क्या है, वह कम है। ठीक है, वह कम है। तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं कि इसका वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ का मतलब क्या कि यहां से एक दूसरे की दूरी क्या है, एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है, यहां से एक दूसरे की डिस्टेंस कितना है, और इसको भी थोड़ा सा देख लें कि यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, और यही कहलाता क्या है, वेवलेंथ कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तो प्राथमिक तरंगों का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, यह सबसे कम है किनकी अपेक्षा, एस वेव की अपेक्षा और एल वेव की अपेक्षा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, प्राथमिक का। इसके बाद इसकी गति सर्वाधिक होगी, नुकसान सबसे कम। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह बिल्कुल इसकी गति इतनी तेज होती है कि बाकी धरातल के भागों को संपर्क में आने से महरूम हो जाता है और धरातल बच जाता है। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट देखते हैं जो एस वेव है। तो एस वेव में अगर हम देखें कि इसकी गति क्या होगी, कम होगी, किसकी अपेक्षा, तो हम देखेंगे प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा इसकी गति क्या होगी, कम होगी, और लेकिन क्षति उससे ज्यादा होगा। मतलब इसमें क्षति बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्षति होना शुरू हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये जब चलेगी तो ये जिग जैग चलती है, इस तरह से जिग जैग चलती है। इसलिए इसमें क्या होगा कि प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा क्षति अधिक होगी। ये जो चलेगा सॉलिड और लिक्विड में चलेगा, दोनों में, सॉलिड में और लिक्विड में। और इसकी जो नेचर होंगे, इसकी जो प्रकृति होगी, यह अनुप्रस्थ तरंग की भांति होगी। इसके बाद इसके आयाम, तरंग दैर्घ्य प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन एल वेव तरंगों की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। इसके बाद आवृत्ति देखें कि इसकी अपेक्षा यानी प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम, लेकिन अगर देखें कि एल वेव की अपेक्षा क्या होगा, कि ज्यादा होगा। ठीक है, तो एस वेव हमने देखा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसको, एल वेव को देखते हैं। तो एल वेव की खोज किसने की, तो एल वेव की खोज की थी एस डी लव ने।
एल वेव की खोज किसने की थी? एच.डी. लव ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एल वेव। ठीक है, और एल वेव को क्या कहते हैं? धरातलीय तरंग कहते हैं। सर्वाधिक पृथ्वी पर नुकसान अगर होता है तो किससे होता है? तो सर्वाधिक नुकसान अगर देखें तो इसी से होता है, सर्वाधिक नुकसान इसी से होता है। और इसकी गति सबसे कम होती है, यानी गति सबसे कम है और क्षति सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद ये जो चलेगा सॉलिड में चलेगा, मतलब धरातल पर चलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? धरातलीय तरंगे। और इसकी प्रकृति कैसी है, इसके नेचर कैसे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगों के जैसा है। तो एल वेव की अगर देखें तो ये कैसा अनुप्रस्थ तरंग के अपेक्षा अनुप्रस्थ तरंग के जैसा होता है। इसके बाद इसके आयाम और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। जैसे हमने ऊपर चर्चा किया कि आयाम और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसका होगा? तो किसका होगा? एल वेव का। लेकिन इसकी आवृत्ति जो होगी वह सबसे कम होगी। जैसे यहां से देखिएगा, यहां से चला और यहां पर आराम से गिरा, ऊपर गया, आराम से गिरा और ऊपर गया, मतलब यह आराम से जाता है और नुकसान सर्वाधिक पहुंचा देता है, क्योंकि इसको समय मिल जाता है। और जब समय मिल जाता है तब तक वह काफी एरिया को कवर कर जाता है। इसके साथ एक और देखते हैं कि जैसे प्राथमिक तरंगों की गति होती है, और प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होगी? तो जरा देखिएगा कि ये होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्राथमिक तरंगों की जो चाल होती है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलता है। इसके बाद एस वेव को देखें तो एस वेव की गति कितनी होगी? तो ये जो होगा यह 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलती है। और इसके बाद एल वेव की गति देख लेते हैं। तो एल वेव की गति अगर हम देखते हैं कि यह कैसे चलेगा, तो ये जो चलेगा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलेगा। तो प्राथमिक तरंग 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, सेकेंडरी तरंग तब सारे यानी 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। और इसके बाद अगर हम एल वेव की बात करते हैं तो एल वेव की जो गति है वह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद आगे चलते हैं। भूकंपीय पेटी के हिस्से को देखेंगे आज। चलिए आइए अब जरा देखिएगा कि एक और बात हमने की थी, रिएक्टर स्केल और मार्केली पॉइंट। भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो हमने कहा था कि रिएक्टर स्केल, उसके बाद मार्केली पॉइंट, फेरल और राशि, जिसमें हमने कहा था कि रिएक्टर स्केल और मार्केली पॉइंट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अब जरा देखिएगा कि रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप आते हैं, जो तीव्रता के भूकंप आते हैं, तो हमने बताया था कि 1 से लेकर कितने 10 तक इसके पैमाने हैं। कभी कभी पूछता है कि कौन सा खतरनाक होता है और कौन सा महसूस किया जा सकता है और कौन महसूस नहीं किया जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो रिएक्टर स्केल पर अगर हम देखें कि 1 से 2 पैमाने के अगर भूकंप आ रहे हैं तो यह महसूस नहीं किया जा सकता। मतलब 1 से 2 पैमाने के जो रिएक्टर स्केल के भूकंप होते हैं उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 से 5 पैमाने के रिएक्टर स्केल का अगर कोई भूकंप आता है तो यह भूकंप किस श्रेणी में होता है? तो ये भूकंप जो होता है ये सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद 6 से देखिएगा 6.9 यानी 7 के पास पहुंचते हैं, 6 से 6.9। तो इससे क्या होगा कि अब यहां नुकसान होना शुरू हो जाता है। घरें गिरती है, दीवारें गिरती है, इमारतें हिलती है, तो यह नुकसान होना शुरू हो गया। इसके बाद देखते हैं कि 7 से ज्यादा और 8 से कम, यानी 7 से ज्यादा और 8 से कम, 7 से और 7.9। अगर यहां पहुंचते हैं तो इसको यानी 7 से ज्यादा वाले को किस में खतरनाक माना जाता है। तो कभी कभी ये सवाल आया किस रिएक्टर स्केल पैमाने को माना जाता है? तो 7 से अधिक। और 8 के बाद अगर हम देखें तो 8 के बाद अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा होता है? तो ये सर्वाधिक खतरनाक हो जाता है, जिसको हम कह लें कि महाविनाश। ठीक है, और महाविस्फोटक एक प्रकार का हो जाएगा, इसमें फिर तो बहुत मुश्किल है। अब जरा देखिएगा कि जो हमारे पास रिएक्टर स्केल के 7 पैमाने के भूकंप हैं और 8 पैमाने के भूकंप हैं, यह 7 से
8 जो होता है वह कितना गुना होता है, तो ये जरा देखिएगा कि ये जो है यह 30 गुना होता है। अगर यहां पर देख लेते हैं कि यह कितना गुना होता है, तो 30 गुना होता है। यानी 7 पैमाना जो है, 7 पैमाना और 8 पैमाना, 8 पैमाना 7 पैमाने से 30 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो सवाल आ सकता है 30 गुना अधिक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 30 गुना शक्तिशाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहां बात कर लेते हैं भूकंपीय पेटी की। तो हमने बात की थी कि भूकंपीय पेटी 5 प्रकार के हैं और 5 पेटियां हैं, जिसमें प्रशांत महासागरीय पेटी को अगर हम देखें कि सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। और प्रशांत महासागरीय पेटी में अगर देखें तो कुल भूकंप का 63% भूकंप यहीं पर आता है, 63% भूकंप यहीं पर आता है प्रशांत महासागरीय बेल्ट में या पेटी में, ठीक है। और जिस तरह के जापान को हमने कहा कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, सर्वाधिक भूकंप वहीं पर आता है। और यह एशिया कंटिनेंट और दक्षिणी अमेरिका, यानी ये जो है एशिया कंटिनेंट और दक्षिणी अमेरिका के द्वारा होता है। और ये जो होगा वह किससे होगा, तो अभिसारी से होगा। यानी अभिसारी का मतलब क्या कि एशिया कंटिनेंट और दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट, ये दोनों कंटिनेंट एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। और जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम अभिसारी कहेंगे। इसके बाद जरा देखिएगा कि दूसरा जो पेटी आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी आता है, और इस पर भूकंप जो आएगा वह कुल भूकंप का 21% भूकंप होगा, 21% भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी का होगा। और भारत जैसे यानी हिंदुस्तान में जो भूकंप आते हैं वह भूकंप किस पेटी के हैं, तो इसी पेटी के हैं, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी के हैं। यानी भारत में जो भूकंप होते हैं वह मध्य महाद्वीपीय पेटी के हैं। तो सवाल यहां से बन सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां जरा देखिएगा कि भारत और यूरेशिया प्रभावित होता है। तीसरा देखेंगे जिसको हम कहेंगे मध्य अटलांटिक पेटी। उसके बाद चौथा जो होगा अन्य छोटे छोटे प्लेटों की पेटी, और 5वां जो होगा वो अंटार्कटिका की पेटी, ठीक है। तो यहां हमारा ये 5 प्रकार की पेटी है। और इसी के साथ आज हम लोगों ने भूकंप को खत्म किया है, और मुझे पूरा आशा है कि आप सभी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। कहीं भी आपको परेशानी है, किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिस प्रकार की आपको कंटेंट चाहिए उसको भी आप लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि क्या हो कि हमें साहस मिले कि मैं अगला वीडियो आपको बनाकर दे सकूं। और इसी के साथ हम विदा लेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।